हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पर्यावरण के अगले सीरीज में देखेंगे वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण में इसमें क्या क्या चीज़ों को हमने शामिल किया है वो सारी चीज़ों को हम पहले एक इंडेक्स में देखेंगे। ये मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो ये आपके जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए यूजफुल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं, लेकिन इसको सब्जेक्टिव के पढ़ने के हिसाब से आप लेकर के चलेंगे। क्योंकि आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है कोई भी पीएससी एग्ज़ाम का हो जिसमें रिटन एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम होता है उसमें रिटन देते हैं, तो उसके लिए आपके यूजफुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमने इसमें शामिल किया है। पहले में हम लोग देखेंगे इसका परिचय। परिचय के बाद देखेंगे अर्थ एवं परिभाषा। इसके बाद आगे देखेंगे वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण। तो कारण तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो यूजफुल हैं, जो लगता है, जो चर्चित रहते हैं, उसकी चीज़ को हमने लिया है। जैसे कि हमने इसमें इंक्लूड किया है प्रकृति जनित साधन, औद्योगिक अपशिष्ट, जनसंख्या में वृद्धि, वनों का विनाश, ईंधन का जलना, कृषि कार्य, रेडियोधर्मी पदार्थ, ताप विद्युत क्रिया, मृत शरीर के खुले में फेंकना, प्लास्टिक व अन्य कूड़े का जलना, अपशिष्ट पदार्थ का संग्रह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वायु प्रदूषण में मुख्य किरदार के रूप में भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखें तो वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो वायु प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ते हैं मानव जीवन पर तथा अन्य जीव जंतुओं पर और प्रकृति पर, इन सारी चीज़ों को इसमें देखेंगे। इसके बाद देखेंगे वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय करने चाहिए। साथ में देखेंगे दोस्तों वायु प्रदूषण के प्रकार। तो वायु प्रदूषण को 4 भागों में बांटा गया है: विविक्त प्रदूषण, गैसीय प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और धुआं धुंध प्रदूषण। इसके बाद देखेंगे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं और भारतीय स्तर पर कौन सी नीति अपनाए जा रहे हैं। 3 चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए अब इसको डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हमने इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ को शामिल किया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो वायु प्रदूषण में सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे या प्रस्तावना इसको कह सकते हैं कि शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन हेतु अति आवश्यक है, क्योंकि वायु पृथ्वी पर एक जीवनदायी तत्व है। प्राचीन काल में मनुष्य स्वस्थ सुखी एवं खुशहाल था, क्योंकि उस काल में वायु की स्वच्छ एवं शुद्ध थी। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता विकास होता गया वैसे वैसे वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास भी होता गया। परिणाम स्वरूप शहरीकरण औद्योगिकरण भी बढ़ता गया एवं वातावरण धीरे धीरे प्रदूषित होने लगा। मनुष्य की बढ़ती भौतिक तृष्णा ने भी पर्यावरण को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। वायुमंडल में अधिक अवशोषण की क्षमता पाई जाती है, जिससे प्रदूषित वायु के अनेक भयावह प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। चूँकि वायु सर्वव्यापक एवं अंतर्राष्ट्रीय है, अतः वायु प्रदूषण का प्रभाव किसी भी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहता है, वरना वायु जिस जिस दिशा में बहती है उस और प्रदूषण अपने साथ ले जाती है। तो इस तरह से हमने इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इसमें पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखा है कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होती है। जैसा आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है 78%, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आर्गन वगैरह आते हैं। तो इसी प्रकार से इंक्लूड किया है। इन गैसों एवं जीवधारियों के मध्य चक्रीकरण होता रहता है, यानी साइक्लीकरण होता रहता है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलन बना रहता है। परंतु मानवीय क्रियाओं से संतुलन क्षतिग्रस्त हुआ है, फलतः वायु प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो ये हमने दोस्तों आपके परिचय में लिखा है, इसको आप अपने हिसाब से चेंज करके और इसमें जोड़ सकते हैं। इसके बाद हमने देखा है दोस्तों कि अर्थ और परिभाषा को लिया है। तो वायुमंडल में वायु की गुणवत्ता में जब असंतुलन हो जाता है तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी सब कुछ संतुलित है, उसमें किसी का घटना और किसी का बढ़ना, यानी कि संतुलन में परिवर्तन ही वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण को प्रदूषित होने से न केवल पेड़ पौधे वरना समस्त प्राणियों भी हानि पहुंचती है। वायु प्रदूषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसलिए हमने इसको अर्थ में इंक्लूड किया है और परिभाषा के रूप में देखेंगे। तो परिभाषा में हमने लिया है दोस्तों कि एच पार्किंस क्या बोलते हैं कि जब वायुमंडल में बाहरी स्रोतों से विभिन्न प्रदूषक धूल, गैस, धुआं, कोहरा, वाष्प, गंध आदि इतनी मात्रा यानी
इतनी मात्रा, 2 बार हमने लिख दिया, इतनी मात्रा एवं अवधि में पाया जाए कि उसमें वायु के प्राकृतिक गुणों में भिन्नता तथा मानव जीवन और स्वास्थ्य एवं संपत्ति को हानि होने लगे, तब वह वायु प्रदूषण कहलाता है। ये किसने कहा था? तो एच पार्किंस ने कहा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो और हमने इसको अपने तरीक़ा से लिखा है प्रदूषण की परिभाषा को, वायु प्रदूषण को, कि वायुमंडल की वायु में प्रदूषकों की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली हानिकारक प्रभाव वायु प्रदूषण कहलाता है। वायुमंडल में वायु की गुणवत्ता में असंतुलन हो जाने की दशा को वायु प्रदूषण कहते हैं, जिसे सजीवों के जीवन चक्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ते हो गया दोस्तों वायु प्रदूषण की अर्थ एवं परिभाषा। अब देखेंगे वायु प्रदूषण के कारण, यानी वायु प्रदूषण के मुख्य कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, उस चीज़ों को जानेंगे। तो पहला देखेंगे प्राकृतिक जनित कारक, यानी प्रकृति के द्वारा। इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं कि भूकंप को ज्वालामुखी के द्वारा। तो इन सब चीज़ों को आप पॉइंट पॉइंट करके आगे लिख सकते हैं, लेकिन हमने प्रकृति जनित करके एक ही जगह कर दिया है। अब आके लिखने पर विवेक पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं। एक आधार बेस है दोस्तों कैसे रिटेन लिखा जाता है। वायु को प्रदूषित करने में कुछ प्रकृति जनित साधन की उत्तरदायी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, जिसे अनेक विषैले गैस यथा अगर देखें तो आपको पता होगा दोस्तों कि SO2, H2S, CO2 ये सब प्रदूषक होते हैं आदि निकलती है, तथा वन की अग्नि तथा दलदली गैसें तथा अंतरिक्ष धूल, मिट्टी का कचरा तथा धूलकण आदि वायु को प्रदूषित कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज्वालामुखी फटता है तो अनेक गैसें निकलते हैं, जैसे कि हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस गैसों के निकलने से वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि इसकी मात्रा वायु में बढ़ जाती है। तो ये प्राकृतिक जनित कारक है, जिसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। ये प्रकृति के द्वारा ही होता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये प्राकृतिक जनित में। इसके बाद अगला पॉइंट हमने लिखा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट में जैसे कि आपको पता होगा कि बड़े बड़े उद्योगों जैसे रासायनिक उद्योग, खनिज उद्योग, चीनी, कांच, सीमेंट आदि उद्योगों ने हानिकारक विषैली गैसें जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि निकलती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के धातु कण जैसे फ्लोराइड, हाइड्रोकार्बन एवं कोयले के ज्वलनशील कण वायु में पहुंचकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। तो ये हो गया औद्योगिक अपशिष्ट से, यानी बड़े बड़े उद्योग कारखानों के द्वारा जो अपशिष्ट निकलती हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद सबसे मुख्य कारण माना जाता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने से अनेक विकट समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे भूमंडलीय तापमान, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हरितगृह गैसों का निक्षेप होगा, फलतः समुद्र के स्तर का उन्नयन होगा, यानी समुद्र के स्तर का बढ़ेगा, जल स्तर, ग्लोबल वार्मिंग होगा, हरितगृह प्रभाव होगा। तो तापमान में वृद्धि होने से खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी कम होगी। तो यहाँ पर देखिए तो जनसंख्या परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जनसंख्या जितनी वृद्धि हो रही है प्रदूषण उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप जितने जनसंख्या बढ़ेंगे आप उपभोग का, सामानों का उपभोग उतना ही ज़्यादा करेंगे। उसके लिए इंडस्ट्री ज़्यादा उत्पादन करेगी, उसके लिए ज़्यादा प्रदूषण होगा। आप सांस लेंगे, काड़ा कुचड़ा फेंकेंगे, प्लास्टिक करेंगे, कुछ चीज़ों को जलाएंगे, तो जनसंख्या बहुत बड़ा है। इसको आप लिंक करके और आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे वनों का विनाश। जैसे कि सबसे मुख्य कारण में वनों का विनाश भी आता है कि हरे भरे बीज वातावरण से CO2 को ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। परंतु वनों को अनियंत्रित कटाई के कारण आज पर्यावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है, जिससे वायु प्रदूषित हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को देख रहे हैं, वनों की कटाई से भी वायु प्रदूषण हो रहा है। अगला है ईंधन का जलना। लगभग 97% जो ऊर्जा है वो हम अपने घर एवं कारखानों में उपयोग में लाते हैं। वह कोयले, तेल एवं प्राकृतिक गैसों के द्वारा ही उत्पादित की जाती है। जैसे आपको पता होगा कि कोयला जो है एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम लोग खाना बनाने के लिए ये सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है दोस्तों बिजली उत्पादन में। बिजली उत्पादन के साथ ही साथ अगर देखें तो आप बड़े बड़े जो उद्योग धंधे चल रहे हैं सभी पर कोयले पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। तो इससे चलते ईंधन जलता है और बहुत बड़ा प्रदूषण उत्पन्न होती है। इसी में हमने लिखा है कि विभिन्न उद्योगों जैसे कि ताप बिजली घर, मोटर वाहनों, कार, मोटरसाइकिल तथा स्कूटर
डीजल इंजन तथा वायुयान आदि की कोयला खनिज तेल जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है। इसे जलने से कार्बन एवं सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन धूल एवं अन्य कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म कण निकलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। ये हो जाएगा आपका ईंधन के जलने के कारण। अगला हो जाएगा दोस्तों कृषि कार्य। कृषि कार्य से भी वायु प्रदूषित हो रही है। जैसे कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से फसलों के कीटों से बचाने हेतु विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और जैवनाशक तथा जीवनाशी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग खेत में बहुत सारे दवाई का प्रयोग करते हैं ताकि कीड़ा न लगे, वो फसल का उत्पादन अच्छा हो। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इन पदार्थों का कुछ अंश वायु के द्वारा भी ले जाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। आप देखते हैं कि जब दवा मराता है दोस्तों तो बहुत बड़ा दुर्गंध उत्पन्न होती है दवा का, जो हवा चलती है तो हवा के साथ उड़ता है, तो भी एक वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इसके बाद देखें तो रेडियोधर्मी पदार्थ। वर्तमान में परमाणु अस्त्रों के निर्माण एवं परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने हेतु रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग बढ़ गया है। नाभिकीय विस्फोटक से बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी एवं रेडिएशन वातावरण में मिलकर के रेडियोधर्मिता में वृद्धि करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थों को उठाने, पीसने एवं छानने से कुछ वायु प्रदूषित होते हैं, जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि वायु में मिल जाते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ये सब रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं दोस्तों, जैसे कि यूरेनियम, बेरिलियम, प्लूटोनियम, तो ये सब क्या करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसका कुछ भाग नीचे गिरता है, कुछ भाग उड़ता है, तो इससे भी वायु का प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट हमने लिखा है कि ताप विद्युत गिरी, यानी ताप विद्युत गिरी थर्मल पावर जो होता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है ताप विद्युत गिरी में किया जाता है। 1000 मेगावाट ताप विद्युत गिरी से प्रतिदिन 30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सम्मिलित होती है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद हाइड्रोसल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ते हैं और वायु को प्रदूषित करते हैं। तो जानते होंगे कि विद्युत गिरी जो है एक बहुत बड़ा कारण रहा है वायु प्रदूषण का। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, तो इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए पॉइंट को हमने लिख दिया है कि मृत शरीर को खुले में फेंकना। आज अब अगर आप देखते हैं कि अगर बात करें तो अपने शहर के ही देख लीजिएगा, तो ऐसे जगह होते हैं हर शहर में कि वहाँ पर कोई भी जानवर मरता है, मान लीजिए कि कोई गाय मर गया, कोई कुत्ता मर गया या कोई और जानवर हो गया, उसको मर गया तो ऐसे ही खुले जगहों पर फेंक दिया जाता है। उससे बहुत बड़ा दुर्गंध निकलती है, और दुर्गंध निकलती है तो इसके कारण वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि वायु में वो दुर्गंध फैल जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो प्लास्टिक व अन्य कूड़े का जलना, बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं या घर से कचरा जो निकलते हैं, तो लोग उसको जला देते हैं, तो उससे भी वायु का बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसके बाद आगे देखें दोस्तों, तो अपशिष्ट पदार्थ का संग्रह। अपशिष्ट पदार्थ, जो घर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं दोस्तों, जैसे कि मेडिकल अपशिष्ट पदार्थ हो गया, हॉस्पिटल से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, आपके घर से झाड़ू पोछा करते हैं तो सुबह डेली अपशिष्ट पदार्थों का निकटान होता है, तो ऐसे पदार्थों से भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। इसके अलावा और चीज़ों का आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, तो अपने विवेक के आधार पर आप पॉइंट को जितना ज़्यादा लिखिएगा, आप क्या वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछता है उस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। मेंस एग्ज़ाम कैसे लिखा जाता है दोस्तों, इसको हम अच्छे से बताएंगे अभी जब मेंस आएगा तब, या न था आप कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम बोर्ड में उसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण को निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, तो चलिए उस प्रभाव को हमने लिखा है 10-11 पॉइंट में, उस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसें जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड Na2 से मनुष्य के स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानि पहुंचती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है कि अधिक सांद्रता के कारण मसूड़ों में सूजन तथा आंतरिक रक्तस्राव तथा फेफड़ों का कैंसर एवं श्लेष्मा झिल्ली में जलन की बीमारी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, वही दूसरा पॉइंट में लिखा दोस्तों कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण कफ होता है, खांसी होता है, गले में जलन, सिर दर्द, अस्थमा तथा फेफड़े का कैंसर और श्लेष्मा झिल्ली में जलन की बीमारी होती है। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रभाव से उल्टी, सिर दर्द तथा भूख में कमी होती है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, श्लेष्मा झिल्ली में जलन तथा न्यूमोनिया और कॉलिक डायरिया आदि
होता है। अगला है कि वायु में उपस्थित धूल व मिट्टी के कण श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। धुएं, सूक्ष्म कालिक तथा विभिन्न प्रकार के गैसों से वायुमंडल घुमिल हो जाता है एवं उससे कपड़े, भवन एवं उद्योगों का माल आदि गंदा हो जाता है। जैसे कि उद्योग हो गए, बड़े बड़े मॉल हो गए, वो सब चीज़ों का गंदा कर देता है। अगले पॉइंट में कि रेडियोधर्मी के वातावरण में वृद्धि से मनुष्य के स्वास्थ्य गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। कई पीढ़ियों का आनुवांशिक रोगों का विकृतियाँ उत्पन्न कर देते हैं। वायु में फैले अनेक धातुओं के कण जैसे कि शीशे के कण तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा असैनिक चारे के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पौधों का विषाक्त कर देता है। इसके बाद जानते होंगे ओजोन O3 से आँखों में रोग तथा खांसी और सीने में दर्द उत्पन्न होता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों से उत्सर्जित NO2 वायुमंडल की ओजोन अणुओं को नष्ट करता है, जिससे ओजोन की परत का क्षय रहता है और पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो ये मुख्य कारण रहे हैं दोस्तों कि प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है। विभिन्न प्रदूषक जैसे कि वायु, धूल, गंधक के अम्ल, अमोनिया, सल्फेट, कोहरा वातावरण के तापमान में परिवर्तन करता है, जो मौसम में स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से भवनों तथा धातु के स्मारकों आदि का क्षय होता है। ताजमहल का खतरा मथुरा तेल शोधन कारखानों से ही हुआ है। तो ये सब चीज़ें प्रदूषण जो है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ प्रभाव कर रहे हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता होना भी प्राणियों के लिए घातक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से प्राणियों को श्वसन में बाधा आएगी। तो ये हो गए आपका हानि, मतलब वायु प्रदूषण के प्रभाव कि क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों कि वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उपाय, यानी कि इसके प्रभाव इतने हो रहे थे, इसको कैसे रोका जाए, इस चीज़ों को भी अब हम लोग देखेंगे। तो इसको भी पॉइंट में लिखे हैं हमने, तो चलिए पहले क्या लिखे हैं उसको देख लेते हैं। वायु प्रदूषण एक विश्वव्यापी समस्या है जो आज एक विशाल रूप धारण कर ली है। दूषित वायु न केवल पेड़ पौधों अपितु सजीवों अथवा मनुष्य के जीव जंतुओं के लिए भी घातक है, अतः वायु को प्रदूषित होने से बचाना अति आवश्यक है। इसे हेतु अग्रलिखित उपाय किए जा सकते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, तो पहला पॉइंट है कि वायु सबसे अधिक उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसों से प्रदूषित होती है, अतः कारखानों एवं उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए एवं उद्योगों के चिमनियों को ऊंचाई पर बनाना चाहिए। इसके बाद देखेंगे तो घरों, होटलों आदि से सस्ते ईंधन जैसे कोयला आदि को उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे उच्च गंधक के घटक होते हैं, अतः इसके स्थान पर गैस या निर्धूम चूल्हे का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी सोलर चूल्हा जो होता है उसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो पशुओं का गोबर सड़कर वातावरण में वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं तथा इसे रोकने के लिए गोबर गैस संयंत्र लगाने चाहिए। इससे जहां एक और वायु प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी ओर ईंधन के रूप में गोबर गैस भी प्राप्त होगी। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं तथा पाइप के मुंह पर फिल्टर या पश्च ज्वलन का उपयोग कर कम किया जा सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो आप देखे होंगे कि सिनेमा हो गया, घरों तथा सिनेमा हॉल, असेंबली हॉल आदि में निर्वातक पंखों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा शौचालयों में अधिक ऊंचाई वाले निकासी पाइप का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अब सिनेमा हॉल वगैरह जो होता है दोस्तों में निर्वातक पंखों मतलब हो गया जो ऊपर में पंखा लगा होता है जो गैस को बाहर निकालती है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो अगला पॉइंट हमने लिखा है कि पशुओं को गोबर से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने हेतु गड्ढों में डाल के कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है तथा इसे वायु प्रदूषण कम होने के साथ ही साथ अच्छी किस्म की जैव उर्वरक भी प्राप्त होगी। इसके बाद वायु प्रदूषण को कम करने हेतु धूम्रपान पर प्रतिबंध होना आवश्यक है। वायु प्रदूषण को कम करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक काम है वृक्षारोपण, जो सबसे वीवीआई है। साथ ही वृक्षों की अनावश्यक तथा अनियंत्रित कटाई पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। इसके बाद कम हानिकारक उत्पादों की खोज की जानी चाहिए यथा सौर चलित मोटर का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद प्राणघातक प्रदूषण करने वाले सामग्रियों तथा तत्वों को उत्पादन एवं उपभोग में तुरंत रोक लगानी चाहिए। जनसाधारण में भी प्रदूषण के बारे में हो रही अनभिज्ञता को उन्हें प्रदूषण से होने वाले
हानियों से अवगत कराना चाहिए, यानी आसपास के लोगों को जागरूकता विकसित करनी चाहिए। आगे हमने लिखा है दोस्तों कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण को वर्तमान तरीके से सुधार किया जाना चाहिए तथा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए प्रभावी तरीकों की खोज के लिए कारगर प्रयास किए जाने चाहिए। इसके बाद ऐसे उद्योगों जो भारी प्रदूषण फैलाते हैं वो उन्हें रियायती स्थानों से काफ़ी दूर रखना चाहिए, यानी कि जो प्रदूषण सबसे ज़्यादा उत्पन्न कर रहा है उसको काफ़ी दूर में इकट्ठा करना चाहिए, दूर में उसका उपयोग को स्थापित करना चाहिए। अगला है वायु प्रदूषण के प्रकार। तो वायु प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं, चलिए उसको देखते हैं। पहला जाएगा विविक्त प्रदूषक। तो विविक्त प्रदूषक में किसे रखते हैं? वायु में अनेक प्रदूषक ठोस रूप में उड़ते हुए पाए जाते हैं। ऐसे प्रदूषक के उदाहरण हैं धूल, राख आदि। एक कण बड़े बड़े आकार के होते हैं, वह पृथ्वी की सतह पर फैलकर प्रदूषण फैलाते हैं। इस प्रकार के प्रदूषण विविक्त प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे कि आपको इसको देखना है दोस्तों, तो आप गाड़ी के पीछे पीछे गाड़ी दौड़ाइए, यानी कि ट्रक के पीछे आप बाइक में हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कितना धूल उड़ता है। तो उस प्रकार के धूल को विविक्त प्रदूषण कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अगला गैसीय प्रदूषण। मानव क्रियाओं के द्वारा अनेक प्रकार के गैसों का निर्माण होता है। वह इस निर्माण में अनेक प्राकृतिक तत्वों के मिश्रण का भी योगदान रहता है। जब वायु में गंधक की ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा ईंधन के जलने पर निकलने वाला धुआं मिल जाते हैं तो वह गैसीय प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद देखेंगे तो रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में क्या होता है कि आधुनिक उद्योगों में अनेक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है। इन उद्योगों से निकलने वाली गैसें, धुएं इत्यादि वायुमंडल में विषैली रासायनिक गैसों के वायु में प्रदूषित कर देते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन जो होता है, आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो केमिकल प्रदूषण कैसे होता है, जैसे कि बहुत सारे उद्योगों से जो निकलते हैं, आपको पता होगा कि भोपाल संयंत्र जो हुआ था दुर्घटना, जो माना जाता है कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जिसमें 30,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो एक बहुत मिथाइल आइसोसाइनाइड के गैस रिसाव के कारण हुआ था। तो ये आप पढ़ने को मिला होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो घटना जो थी भोपाल वाला, जो मध्य प्रदेश में घटी थी, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है। तो क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो वायु प्रदूषण हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों धुआं, धुंध और प्रदूषण। वायुमंडल में धुएं व कोहरा अर्थात वायु में विद्यमान जल वाष्प तथा जल बूंदों से महीन कण के संयोग से धुंध बनती है जो वायुमंडल में घुटन पैदा करती है और अदृश्यता कम कर देती है। तो धुआं और धुंध, जैसे कि मोटर वाहन जो होता है दोस्तों, कोई कोई देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा धुआं देता है, तो ये जो प्रदूषण होगा धुआं धुंध प्रदूषण उसको कहते हैं। जैसे कि आप कहीं कहीं बस स्टैंड में जाइएगा दोस्तों, तो वहाँ बस की धुआं से इतना कोलाहल से आप परेशान हो जाइएगा कि आपको चिड़चिड़ा महसूस होता है, घुटन महसूस होता है। तो उस प्रकार के प्रदूषण को धुआं धुंध प्रदूषण कह सकते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ों को और क्या प्रयास किए गए। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए विश्व स्तर पर या वैश्विक स्तर पर लिख सकते हैं निम्न कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1970 में विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद पर्यावरण के अम्लीकरण के बारे में वर्ष 1982 में स्टॉकहोम विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद वर्ष 1982 में ओटावा में 30% क्लब का संगठन किया गया। इसके बाद वर्ष 1984 में पर्यावरण संबंधी म्यूनिख विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 1985 में हेलिसिंकी मीटिंग आयोजित की गई। ये सारे जो हैं दोस्तों वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सब चीज़ों को आयोजन किया गया है। वर्ष 1986 में ही अम्लीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वर्ष 1988 ईस्वी में सोफिया में पर्यावरण संबंधी मीटिंग आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में वायु प्रदूषण के बारे में कानून बनाए गए तथा शिक्षा के द्वारा समाज के पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किए गए। इसके बाद जो वायु प्रदूषण या पर्यावरण नियंत्रण प्रदूषण जो है दोस्तों भारत स्तर पर क्या प्रयास किए गए, तो एक अलग ही टॉपिक पढ़ाना ही है हम लोग को, तो उसमें इस चीज़ों को हम डालेंगे। तो उसमें आप 1986 में आपका कानून बना था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, तो उन सब चीज़ों में सब चीज़ों को शामिल किया गया है। वायु प्रदूषण के लिए अलग से कानून बने, तो उसको इसमें डाल के हम इसमें एक जगह लिखे हुए हैं, तो इसको यहाँ पर नहीं लिखा, तो उसमें जब वीडियो पढ़ाएंगे तो उसको आप एक साथ मर्ज करके पढ़ सकते हैं।
वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सारा जो है दोस्तों मेंस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, थोड़ा मेरा राइटिंग नहीं बनता है और लिखने में कई प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए जल्दी जल्दी लिखने में और भी राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा चीज़ों को, मूल्य चीज़ों को समझिएगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।